नमस्कार साथियों, आर्ट थ्योरी कॉलेज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग साथियों पढ़ने जा रहे हैं सातवीं अनुसूची के प्रमुख विषय। इसके पहले हम लोगों ने अनुसूचियां पढ़ ली थी। तो जब अनुसूचियां हम लोगों ने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो सातवीं अनुसूची है उसमें क्या क्या बात किया गया है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सातवीं अनुसूची हमारी क्या कहती है, समझते हैं हम। देखिए, यह वही अध्याय है जो यह तय करता है कि जो भारत में कानून है, जिन जिन विषय पर बनना, उनकी शक्तियां किसके पास होगी, कौन क्या कानून बनाएगा, किन किन मामलों पर कानून बनाएगा। अब कानून हमारे भारत में बनाने के लिए कौन कौन है, तो या तो केंद्र सरकार बनाएगी, या तो राज्य सरकार, या फिर दोनों मिलकर बनाएंगी। यही तीन बॉडीज हैं। तो समझते हैं हम, जो सातवीं अनुसूची में कोई कानून है तो वह कानून कौन कौन बना सकता है। या तो उसको बनाएगा कौन, केंद्र सरकार। या तो कौन बनाएगा, राज्य बनाएगी। या तो कौन बनाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे। यही तीन चीजें हो सकती हैं। तो हम इसीलिए इस जो अध्याय है इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि तीनों में कौन कौन किस किस विषय पर कानून बना सकता है, ठीक है। और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पे दोनों लोग मिलकर कानून बना सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, जब हम इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे कि केंद्र किन किन मुद्दों पर बनाएगा, किन किन विषय पर कानून, और राज्य किस पे बनाएगा। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई राज्य का एक विषय मान लीजिए कि कारागार है। कारागार राज्य का विषय है। तो कारागार पे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एक केंद्र सूची का विषय नहीं है। उसमें से तीन दे देगा, आपके केंद्र का, और एक राज्य का दे देगा, या समवर्ती का दे देगा। तो वही आपको लगाना होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, यानी विषय को चिन्हित करना होता है आपको। तो चलिए साथियों, हम पढ़ना शुरू करते हैं। उसके पहले 2 मिनट हम समझ लेते हैं चैप्टर को। जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था कि हर प्रकार की चीजें जब सभी लोगों के पास बट जाएंगी तो कार्य व्यवस्थित रूप से हो सकेगा, कानून बहुत ही संतुलित रूप से बन पाएगा, क्योंकि जो राज्य सरकार होगी उसके पास राज्य में होने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूरी निगरानी होगी, सभी डेटा उसके पास होंगे। तो इसलिए चीजों को अलग अलग बांट लिया गया है। अब कैसे बांटा गया है, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। जो संघ सूची है, जो संघ सूची है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट। और दूसरा क्या है, राज्य सूची। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का अर्थ क्या है, कंकरंट लिस्ट। तो ये जो राज्य सूची है, संघ सूची है, इसके अंतर्गत क्या क्या विषय आएंगे, देखिए। एक बड़े तौर के अर्थ पर समझिए आप, जो राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए मामले हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय। अगर कोई ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जो राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्र के बारे में बात करता है, तो वो उस पे जो कानून बनेगा वो संघ सूची, संघ बनाएगा उस पे कानून, और वो विषय संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिस जो स्थानीय है या क्षेत्रीय है, तो इन पर कौन बनाएगा, राज्य सूची, राज्य वाला बनाएगा, और वो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। स्थानीय क्षेत्रीय महत्व के विषय, क्लियर है। समवर्ती सूची कौन सी है, देखिए ऐसे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है। वो विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दोनों बना सकते हैं। और पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि अगर दोनों ने कानून बनाया, केंद्र ने और राज्य ने, दोनों में डिफरेंस हुआ, ठीक है, दोनों में कुछ अंतर रहा, अगर कानून जो केंद्र है वो अलग है दूसरी चीज पे राजी, और राज्य वो अलग कानून बना रहा है एक ही विषय पर, तो इन दोनों में से प्रभावी किसका होगा, केंद्र का, केंद्र का माना जाएगा, ठीक है।
तो इसलिए इन सूचियों को समझने से हमें यह जानने में मदद मिल जाती है कि जो हमारा संघीय ढांचा है पूरा, वह काम कैसे करता है, शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ है। प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए संविधान ने यह संतुलन स्थापित किया है, जिससे सभी प्रकार का एक संतुलन बना रहे। तो इसलिए इन तीनों के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न बनेगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग हम डालते हैं संघ सूची। संघ सूची यानी इंग्लिश में यूनियन लिस्ट। चलिए इनके अंतर्गत हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा एक मुद्दा कौन सा आता है? प्रतिरक्षा। जो प्रतिरक्षा है वो संघ सूची का विषय है। ये प्रतिरक्षा क्या होता है? इसको इंग्लिश में डिफेंस कहते हैं। ये डिफेंस की बात कर रहा है, यानी देश की सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, चाहे सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, हथियारों का निर्माण हो, युद्ध की घोषणा करना हो, सीमा सुरक्षा हो, ये सारे विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और इससे जुड़ा मामला संघ सूची का विषय है। ठीक है। दूसरा, विदेशी मामले। विदेशी मामले, विदेशी मामले मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन अफेयर्स, यानी भारत का दूसरे देशों के साथ संबंध कैसा रहेगा, क्या रहेगा। दूतावास हैं, यानी जो अम्बेसडर हैं, अलग अलग राजदूत हैं, समझौते कौन से होंगे, विदेश यात्राएं कौन कौन सी होंगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कैसे काम करेंगे, उसमें क्या होगा। ये सभी जो कार्य हैं उनको केंद्र सरकार देखती है और ये विषय संघ सूची का विषय है। तीसरा, नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता से अगर जुड़ा हुआ कोई मामला है कि किसको नागरिकता दी जाएगी, किसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, किसकी नागरिकता जब्त की जाएगी, इन सारे विषयों पर जो कानून बनता है, वो कौन बनाता है कानून? तो उसको केंद्र सरकार बनाती है और ये संघ सूची का भी विषय है। ठीक है, संघ सूची का ही विषय है। चौथा, जो फोर्थ नंबर पे है, वो है निगम कर अथवा सेवा कर। निगम कर या सेवा कर। कर का मतलब टैक्स। तो निगम कर का मतलब है, निगम कर का मतलब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। और जो सेवा कर है, इसका मतलब है सर्विस टैक्स, जो आप सर्विस टैक्स देते हो। देखिए, जो निगम कर है ये कौन देता है? जो बड़ी बड़ी कंपनी है, व्यवसायों से लिया जाता है। कंपनी जो है या व्यवसायी हैं, इनसे टैक्स लिया जाता है, कंपनी या व्यवसायियों से। जो सेवा कर है, ये कौन सा है? देखिए, सेवा कर तो अब नहीं है, क्योंकि अब जीएसटी में शामिल हो गया है, जब से जीएसटी लग गई है। वैसे ये अलग था। इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण और वसूली केंद्र सरकार करती है। ठीक है, इन दोनों का, निगम कर और सेवा कर। निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स और सेवा कर यानी सर्विस टैक्स। और अभी सर्विस टैक्स नहीं है, ये अब किस में जुड़ गया है? जीएसटी में जुड़ गया है, जब से जीएसटी शुरू हुई है। नेक्स्ट कौन सा है विषय? नेक्स्ट है साथियों सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क। सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, इसका मतलब क्या हुआ? सीमा शुल्क यानी कस्टम्स, सीमा शुल्क यानी कस्टम्स, और निर्यात शुल्क का मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो जो सीमा शुल्क है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विदेश से जो सामान आएगा, जो विदेश से सामान आएगा, विदेश से जो सामान आएगा, इस पर जो टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, वो। और निर्यात यानी विदेश में जो भेजा जाएगा, जो भेजा जाएगा सामान, उस पर लगाया गया कर, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कर, टैक्स। ठीक है, हमेशा केंद्र सरकार ही इसको लगाती है। चलिए नेक्स्ट को हम समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा युद्ध और शांति। युद्ध और शांति। तो युद्ध और शांति का मतलब है कि युद्ध से जुड़ा हुआ जब कोई भी डिसीजन होगा, उसको राज्य सरकार नहीं लेगी, उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा, वो विषय संघ सूची का है। तो उस पर कानून
केंद्र सरकार ही बनाएगी कि युद्ध कब होना है, शांति समझौता कब करना है, युद्ध से जुड़ा हुआ कोई भी कानून, शांति बनाए रखने के लिए कोई भी कानून, इन सब मुद्दों से जुड़ा हुआ कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। और यह विषय संघ सूची का विषय है। क्लियर है सभी को? चलिए साथियों, नेक्स्ट को हम समझते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रत्यर्पण। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रत्यर्पण। अब ये प्रत्यर्पण क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन। ये क्या होता है? प्रत्यर्पण क्या होता है? प्रत्यर्पण है, मान लीजिए कोई अपराधी है, मान लीजिए कोई अपराधी है, मान लीजिए कोई अपराधी है और वो किसी दूसरे देश में भाग जाए, दूसरे देश में भाग जाए, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस लाने का काम प्रत्यर्पण कहलाता है। ठीक है, और यह केवल केंद्र सरकार के पास ही अधिकार है, वही ऐसा कर सकता है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। और तो ये जो प्रत्यर्पण का मामला है, प्रत्यर्पण से जुड़ा हुआ मामला है, ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट कौन सा है प्रत्यर्पण के बाद? अंतरराष्ट्रीय संधि और करार। अंतरराष्ट्रीय संधि और करार, लिख लेते हैं इसको भी हम लोग। अंतरराष्ट्रीय संधि और करार। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। देखिए, भारत दुनिया के देशों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों, इन दोनों के साथ जो समझौता करता है, जैसे समझौता का मतलब जैसे व्यापार से जुड़ा हुआ समझौता हो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो, साथ शांति से जुड़ा हुआ मामला हो, ये सारी जो संधियां हैं और जो ये करार है, एग्रीमेंट्स हैं, ये सब केंद्र सरकार के पास में आते हैं। ये सब केंद्र सरकार के पास इनकी शक्तियां हैं, वही करेगा। कोई राज्य सरकार इस पे कार्य नहीं करेगी कि अंतरराष्ट्रीय संधि कब करना है, ये कोई राज्य का की सरकार डिसीजन ले ले, ऐसा नहीं, उसको केंद्र सरकार डिसीजन देगा। नेक्स्ट कौन सा विषय है? नेक्स्ट विषय है साथियों मुद्रा अथवा रिजर्व बैंक। मुद्रा अथवा रिजर्व बैंक, यानी करेंसी एंड आरबीआई। ठीक है, अब देश की जो मुद्रा है वो किस रूप में होगी, इसका भी अधिकार केंद्र सरकार के पास है। नोट छापने का अधिकार हो, नोट छापने का अधिकार हो, वो भी किसके पास रहेगा? केंद्र के पास रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का संचालन कैसे होगा, ये सारे कामों को केंद्र सरकार ही तय करती है। ठीक है, ये भी एक बड़ा मामला है, तो इसलिए ये संघ सूची के अंतर्गत ही रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका विदेशी ऋण। विदेशी ऋण अथवा विदेशी व्यापार, अथवा विदेशी व्यापार। तो जो विदेशी ऋण है, यानी विदेशों से भारत कितना ऋण लेगा, किन देशों से व्यापार करेगा, किस तरह का आयात निर्यात होगा, ये सारे निर्णय केवल केंद्र लेता है, राज्य नहीं ले सकती इस पे निर्णय। और ये भी किसका विषय है? तो ये भी एक संघ सूची का विषय है, यानी यूनियन लिस्ट का विषय है, राज्य सरकार का विषय नहीं है। नेक्स्ट है, इसके बाद है आयकर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा आयकर। देखिए, सभी आयकर की बात ये नहीं करता है, ये कृषि को छोड़कर, यानी जो कृषि पर आय, कृषि से होने वाली जो आय होगी, उस पर जो टैक्स लगेगा, उस पर नहीं लगाएगा, वो इसका विषय नहीं है। जब कृषि पर टैक्स लगता है, कृषि से जो आय होती है उस पर जो टैक्स लगता है, वो राज्य सूची का विषय है। तो कृषि को छोड़कर बाकी जो आय होगी उस पर जो टैक्स लगेगा, उसको लगाएगा केंद्र सरकार। तो इसलिए इसको ब्रैकेट में हम कृषि नहीं, क्लियर लिख देते हैं, कृषि को छोड़कर। ठीक है,
तो कृषि आय पर तो केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जो सैलरी है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, इन सब पर जो टैक्स लगेगा वो केंद्र सरकार लगाएगी। ठीक है, ये एक केंद्र सरकार का विषय है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है साथियों संचार व डाक तथा तार। संचार हो यानी कम्युनिकेशन, उसके बाद डाक व तार यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। तो इन सब पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। यानी सरकारी संचार व्यवस्था जो है पूरी, इन सब का प्रबंधन केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार का विषय ये नहीं है। नेक्स्ट है साथियों डाकघर बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक, देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं संघ सूची में, तो हम सभी नहीं याद करेंगे। संघ सूची में कम से कम 100 विषय हैं, हम सभी नहीं याद करेंगे, 10-15 पढ़ लेंगे वो पर्याप्त रहेंगे। 15 के आसपास, 15-20 से अंदर ही पढ़ेंगे। तो जो संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं? 100 विषय हैं अभी वर्तमान में, और राज्य सूची में 61 विषय हैं यानी 61, और समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। तो इन सभी को नहीं पढ़ना है, इनमें से जहां से प्रश्न बनता है केवल हम उन चीजों को बता रहे हैं। इनको आप एक पेज पे लिख के जहां पढ़ते हैं सामने लगा लीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के केवल फैक्ट हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये साथियों डाकघर बचत बैंक क्या है? यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। इसमें क्या होता है, देखिए कभी कभी डाकघर में आप देखते होंगे ढेर प्रकार की योजनाएं आती हैं बचत से जुड़ी हुई, यानी डाकघर में होने वाली बचत योजनाएं, खाते से जमा निकासी, ये सारी सुविधाएं दी जाने लगी। तो इनके जो नियम है, इनसे जुड़े जो नियम है वो केंद्र सरकार तय करती है, इसलिए ये संघ सूची का विषय है यानी यूनियन लिस्ट का विषय है। नेक्स्ट कौन सा है साथियों? तो नेक्स्ट है साथियों रेलवे। यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है, समझिएगा। जो रेलवे से जुड़ा विषय है, रेल से जुड़ा विषय है, वो केंद्र सरकार का है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है, इसी के आगे लिख लीजिए, रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। देखिए रेलवे पूरी की पूरी केंद्र सरकार की है, लेकिन जो रेलवे पुलिस है, पुलिस का विषय ही पूरी पुलिस ही राज्य सरकार की होती है, राज्य सरकार के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो रेलवे के अंतर्गत भी जो पुलिस होगी वो भी राज्य सूची का विषय होगी। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जब भी रेलवे पुलिस होता है तो हमारे दिमाग में तुरंत जाता है कि रेलवे शब्द लगा है, और रेलवे तो केंद्र सरकार का है, इसलिए हम केंद्र सरकार लगा देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। रेलवे से जुड़ा मामला है, केंद्र सरकार बनाएगा, लेकिन रेलवे पुलिस अगर है, पुलिस लग गया तो पुलिस शब्द राज्य सरकार में चला जाएगा, उससे जुड़ा हुआ मामला राज्य सरकार डील करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है साथियों? नेक्स्ट है समुद्री व हवाई मार्ग। समुद्री व हवाई मार्ग, तो समुद्री और हवाई मार्ग से जो भी काम होगा उससे जुड़ा हुआ जो कानून बनाएगा केंद्र सरकार बनाएगा। और इसके अलावा जो बचते हैं वो हैं आपके बीमा हो गया, और शेयर मार्केट हो गई, शेयर बाजार, और बचता है इसके अलावा मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज, वही स्टॉक एक्सचेंज। ये सब जो विषय बचे, बीमा से जुड़ा हुआ कानून भी केंद्र सरकार का है। शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ जो मामला है वो भी केंद्र सरकार का ही विषय है। इसी से एक चीज और ध्यान आ गई, वो भी लिख लीजिए। बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़िए, आप इतना याद कर लीजिए, इतने से काम हो जाएगा। हाँ, जनगणना विषय है, सॉरी जनगणना विषय है, उसको लिख लीजिए। जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। जनगणना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनगणना भी विषय केंद्र सरकार का है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे संघ सूची के विषय थे, प्रमुख प्रमुख। कौन कौन सा याद रखना है हमको? विदेशी मामला किसका है, नागरिकता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। इसके अलावा जो सीमा है, सीमा
और निर्यात शुल्क है, ये सारे इन्हीं के। युद्ध शांति आप इन्हीं के समझ लोगे, समझ जाओगे, क्योंकि बड़ा विषय है। नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला जो है वो भी केंद्र सरकार का होता है, ध्यान रखना। डिफेंस सिस्टम जो है वो भी केंद्र सरकार ही डील करती है। प्रत्यर्पण किसका विषय है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो आयकर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर पूछेगा कृषि से आयकर तो राज्य सूची का, लेकिन कृषि के अलावा अगर बचा तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत। ठीक है। रेलवे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब रेलवे से जुड़ा पूछेगा तो केंद्र सरकार का, रेलवे पुलिस पूछेगा तो राज्य सरकार का। और जनगणना, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अब हम साथियों आगे पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राज्य सूची, यानी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय थे, इनको लिखते हैं चलिए। तो राज्य सूची के अंतर्गत थे साथियों, सबसे पहले तो आपकी पुलिस, अभी पीछे हमने आपको बता दिया कि पुलिस से जुड़ा हुआ मामला जितना भी है, चाहे वो रेल पुलिस हो, चाहे वो ग्रामीण पुलिस हो, ठीक है, ये सभी प्रकार का किसमें आएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। दूसरा क्या आएगा, तो नेक्स्ट विषय इसका महत्वपूर्ण आ जाता है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था का मतलब है पब्लिक ऑर्डर, यानी राज्य के अंदर जो शांति व्यवस्था बनाए रखना है कार्य, जैसे दंगा रोकना, पुलिस व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, ये सब कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की है। नेक्स्ट है कारागार, यानी जेल, प्रिजन। तो कैदियों से जुड़ा हुआ कोई नियम है, अगर जेल प्रशासन की बात है, सुरक्षा के विषय है, जेलों का संचालन कैसे होगा, इन सब विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। स्थानीय स्वशासन, स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे गांव हो गया, कस्बा है, शहर है, इनकी जो स्थानीय सरकारें हैं, यानी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनकी व्यवस्था कैसे होगी, चुनाव कैसे होगा, कार्य और अधिकार, ये सब राज्य सरकार ही तय करती है। पांचवा विषय है इससे जुड़ा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, भूमि, यानी लैंड। तो जो लैंड से जुड़ा हुआ मामला है, भूमि से, तो वो सारे अधिकांशतः कानून, ज्यादातर, भूमि सुधार हो गया, भूमि बंटवारा हो गया, जमीन का रजिस्ट्रेशन है, पट्टा है, ये सब राज्य सरकार बनाती है इनसे जुड़ा हुआ मामला। 6 नंबर, प्रादेशिक लोक सेवा। केवल अर्थ समझते हुए चलेंगे आगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक शब्द आएगा कि लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो आप सिर्फ इनका नाम से ही आपका जवाब हो जाएगा, इसलिए बहुत डिटेल चलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या था, प्रादेशिक लोक सेवा। प्रादेशिक लोक सेवा यानी स्टेट पब्लिक सर्विस। राज्य की सेवाएं कौन सी, जैसे राज्य पुलिस है, राज्य सेवा में भर्ती कैसे होगी, प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा, नियुक्ति कैसी होगी, इन सब चीजों पे जो कानून बनता है वो राज्य सरकार बनाती है। 7 हो गए, 6 हो गए। सातवां प्रमुख कौन सा विषय है, लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ। जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा विषय है, जैसे अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, गांव गांव बने हैं, आप देखते हैं, टीकाकरण हो गया, अलग अलग प्रकार से टीकाकरण कराए जाते हैं, महामारी नियंत्रण है, इन सब का जो प्रबंधन है वो राज्य सरकार चलाती है। नेक्स्ट कौन सा प्रमुख मुद्दा है, एक कृषि भूमि पर संपदा शुल्क। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, यानी इंग्लिश में क्या होगा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, या लैंड रेवेन्यू भी कह सकते हैं। तो यानी जो कृषि भूमि है, इन पर जो टैक्स लगाया जाता है, या राजस्व जो राज्य सरकार वसूलती है हमारी, इसमें केंद्र का कोई अधिकार नहीं होता, इस पे पूरा का पूरा राज्य सरकार का संचालन होता है, और उस राज्य सूची का ही ये विषय है। दूसरा है पशुपालन अथवा सिंचाई। जो पशुपालन है, पशुपालन अथवा सिंचाई, ये दोनों जो मुद्दे हैं, यानी जो
एनिमल हस्बेंड्री है और इरिगेशन, ये दोनों विषय आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे गाय भैंस है, बकरियों का प्रबंधन, डेयरी का विकास, राज्य में नहरें, सिंचाई के लिए राज्य में नहरें हो गई, तालाब, सिंचाई व्यवस्था, इनसे जुड़ा हुआ जो कानून बनेगा वो राज्य सरकार बनाएगी। अगला विषय कौन सा है? भू राजस्व या लगान। भू राजस्व या लगान, ठीक है, यानी लैंड रेवेन्यू, इसी का एक पार्ट। तो भू राजस्व या लगान जो है, जैसे खेती वाली जमीन हो गई या और दूसरी जमीन है, इन पर जो राजस्व लगता है, लगान लगती है, वो राज्य सरकार वसूलती है, उसी का विषय है। ठीक है साथियों। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो, उस पर जो टैक्स लगता है, यानी विद्युत पर कर, विद्युत पर कर, यानी टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, जो आप बिजली उपभोग कर रहे हैं, इन पर जो टैक्स लगा सकता है, कौन लगा सकता है? राज्य सरकार। ठीक है। वैसे तो बिजली बिल में जो राज्य विद्युत शुल्क होता है, उसके बारे में जो कानून बनाता है वो राज्य ही बनाता है। तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट है ये विषय, इसको दिमाग में रखना है हमें कि जो टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी है वो किसका सब्जेक्ट है? तो वो राज्य सूची का है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इससे जुड़ा हुआ जो कानून बनेगा वो राज्य सरकार ही बनाएगी। नेक्स्ट कौन सा है साथियों? नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति कर। प्रति व्यक्ति कर इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कैपिटेशन टैक्स। यानी जो प्रत्येक व्यक्ति पर अ, छोटा कर लगाया जाए, जैसे मेले हैं, बाजार है, व्यापारियां हैं या कुछ सेवाएं हैं, इन पर जो व्यक्ति आधारित शुल्क है, इसे राज्य ही लगा सकती है, केंद्र सरकार नहीं लगा सकती। तो ये कुछ जुड़े हुए मामले थे। नेक्स्ट कौन सा है? तो साथियों, इनके अलावा जो टैक्स टैक्स नहीं, एक और जो मुख्य जुड़ा हुआ विषय है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो है साथियों आपका पथ कर। पथ कर यानी टोल टैक्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तो जो टोल टैक्स का मामला है वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत है साथियों। उससे जुड़ा हुआ जो कानून बनेगा वो राज्य सरकार ही निर्धारित करेगी। तो ये थे कुछ प्रमुख विषय। इनके अलावा भी कई सारे विषय हैं, उनको भी आप दिमाग में रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे सट्टा और जुआ हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा। जैसे बाजार व मेले हो गए, बाजार या मेले हो गए। जो सट्टा होता है, बेटिंग यानी सट्टा हो गया, या कह सकते हो जुआ, ये भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इन पे जो टैक्स लगाती है। शराब हो गए, ठीक है, शराब हो गया। और गैस, गैस एक विषय है, इधर लिख लीजिए आप, 14 नंबर, गैस। तो जो भी गैस हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। एक और, हाँ, मनोरंजन से जो जुड़ा हुआ कुछ मामला है तो उसको भी राज्य सरकार ही निर्धारित करती है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बाजार मेले, सट्टा जुआ, शराब हो गया, इन सब चीज़ों पर भी जो बनता है वो आपका राज्य सरकार ही लगाती है। या कह सकते हैं इनके अलावा जो आपकी फैंसी चीज़ें हैं, विलासिता वाली हैं, जो नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, उनकी ऐसी वस्तुओं पर भी कर आपका राज्य सरकार ही लगाता है। लिख लीजिए, विलासिता की वस्तुओं पर कर, की वस्तुओं पर कर। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण राज्य सूची के अंतर्गत विषय। वैसे तो 61 विषय हैं, लेकिन हम लोगों ने 15 ही उसमें से मुख्य मुख्य पढ़े हैं, जो ज्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों। इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पुलिस नहीं भूलिएगा, इसमें रेल पुलिस, ये भी दिमाग में रखिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत ये। केवल रेलवे है तो किसका है? केंद्र सरकार का है। लोक व्यवस्था हो गया, जेल का मामला जो है, प्रिजन का, वो राज्य सूची का है। स्थानीय स्वशासन, लैंड का मामला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। और ये सारे हैं। जो लगान का मामला है वो भी इसी का है। इलेक्ट्रिसिटी का मामला वो भी राज्य सरकार का है। और जो ये प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, टोल टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ प्रमुख विषय थे साथियों। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची, यानी ऐसी सूची, ऐसे सब्जेक्ट्स जिन पे आपका केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, या दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो अब हम उनको देखना शुरू करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंकरेंट लिस्ट।
देखिए साथियों, समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय हैं वो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी परीक्षा के लिए हैं, जरूरी जानना हमें, वो समवर्ती सूची में अधिकतम है। बाकी में हमने आपको एक दो तीन ही बताए हैं विषय, जैसे वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन जो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय हैं वो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। तो इनको हम गौर से समझेंगे, थोड़ा सा आपको भी ध्यान में रख के चीजों को समझना है। तो साथियों, सबसे पहले हम इसमें जुड़ा हुआ मुद्दा पढ़ेंगे। कौन सा? शिक्षा। शिक्षा, ठीक है। अब शिक्षा, देखिए शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। नंबर एक शिक्षा है, पहले राज्य सूची में था। पहले इस पर जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती थी। लेकिन जब 42वां 42वें, लिख लीजिएगा इसको, जब 42वां संशोधन हुआ, कब हुआ था साथियों? ये 1976 में हुआ था। तो जब 42वां संशोधन हुआ, तब उसके अंतर्गत ये समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो अभी किस में है ये? अभी किस में है? तो साथियों, अभी ये समवर्ती सूची में है, ठीक है। तो अभी हमको ध्यान रखना है कि अभी समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़ी क्षेत्र में है, शिक्षा से जुड़े हुए और उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हमको बिल्कुल डिटेल में आना चाहिए कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में कब आई। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में आई, ठीक है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, और ये समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आएगा प्रश्न, लेकिन ये संशोधन भी हमको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है साथियों। तो दूसरा है साथियों, मुख्य एक, मुख्य से दूसरा क्या है? दंड विधि या प्रक्रिया विधि। दंड विधि अथवा प्रक्रिया विधि, ठीक है। यानी क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, ठीक है। इन तो जो अपराधों से जुड़ा हुआ कानून है, अदालतों में उन मामलों की सुनवाई की जो प्रक्रिया रहेगी, इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे आईपीसी हो गया, जो आईपीसी से रिलेटेड मामला है, ठीक है, आईपीसी हो गया, या सीआरपीसी हो गया। इन सब से जुड़ा हुआ जो मामला होगा उसको दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत तीसरा है आर्थिक व सामाजिक योजनाएं। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं। आर्थिक व सामाजिक योजनाएं यानी इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। देश और राज्यों की आर्थिक प्रगति के बारे में जो होगी बात, रोजगार से जुड़ा है, समाज सुधार है, विकास योजनाएं हैं, इनकी जो रूपरेखा बनाने में, जब रूपरेखा इनकी बनाई जाएगी, तो दोनों स्तर की सरकारें शामिल होंगी, केंद्र और राज्य दोनों। वो मिल के बैठेंगे, फिर वो सोशल प्लानिंग करेंगे कि कैसे कैसे हम रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं, कैसे समाज में सुधार ला सकते हैं, इन सब चीजों पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो मैरिज और डिवोर्स का मामला है, यानी विवाह व विवाह विच्छेद, ठीक है। विवाह यानी मैरिज, और विवाह विच्छेद मतलब डिवोर्स। तो शादी और तलाक है, पति पत्नी के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, इनसे जुड़ा जो कानून बनेगा, इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए ये दोनों का विषय है, समवर्ती सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा आपको समवर्ती सूची को ही समझना है। इनका एक एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और अगर आप जीआईसी है, जीडीसी है, एलटी ग्रेड है, अगर आप ये यूपीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनसे इन आयोग से होने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको निश्चित तौर पर ये सारे अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। या यूपीएचएससी है, अच्छे जो परीक्षा है उनमें समवर्ती सूची के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं विषय। तो ध्यान रखना है, खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण।
खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण यानी एडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड अदर गुड्स, ठीक है। तो भोजन हो गया, दवाइयों या अन्य सामान में मिलावट को रोकने के लिए जो कानून बनाया जाता है या इनके नियंत्रण के लिए जो कानून बनता है वो केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, ठीक है। खाद्य पदार्थ हो गया या अदर गुड्स हो गए, अन्य पदार्थ हैं, इनमें जो मिलावट मिश्रण होती है उनको जांचने के लिए और उन पर नियंत्रण काबू करने के लिए जो कानून बनता है वो राज्य और केंद्र दोनों बनाता है, इसलिए ये समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा नेक्स्ट है जन्म मरण पंजीकरण। जन्म मरण पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। बर्थ और डेथ से जुड़ा। तो देखिए जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, उनका प्रमाण पत्र जारी करना, इन सब की व्यवस्था का जो कानून है या उनसे जुड़ा मामला है उस पर दोनों काम करते हैं, दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। नेक्स्ट है आपका कीमत नियंत्रण। कीमत नियंत्रण, देखिए जो हम फैक्ट बोलते हैं अगर आपको किसी का अर्थ इनमें से नहीं पता है तो जो मैं समझाता हूं वो आप सामने लिख सकते हैं। तो कीमत नियंत्रण का मतलब प्राइस कंट्रोल। तो जो तो सॉरी, जो जरूरी वस्तुएं हैं जैसे अनाज हो गया, चीनी हो गया, दवाइयां हो गया, इनकी कीमतों पर नियंत्रण, इनका समर्थन मूल्य तय करना, ये सब जो काम है इस पे केंद्र और राज्य दोनों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन्य वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, देखिए ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एकदम दिमाग में इसको रखिएगा। वो किस लिए महत्वपूर्ण है हम बता देते हैं। जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो समाज में अभी एकदम चरम सीमा पर हैं, बहुत ही बढ़ोतरी पर हैं, तो जैसे वन्य जीव जंतु हैं इन पे सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए ये मुद्दा एकदम गर्म है, तो इससे जुड़ा हुआ मामला या इसी के साथ में साथियों हम एक और लिख लेते हैं, एक साथ समझा देते हैं। 8 हो गया। 9 नंबर वन लिख लीजिए। जो वन है वो भी समवर्ती सूची का ही विषय है। जब आपके दिमाग में वन आएगा तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि वन भूमि पर लगेगा और जो भूमि है वो तो राज्य सूची का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे ये नहीं है, जो वन है वो राज्य और केंद्र दोनों का है, क्योंकि ये सेंसिटिव मुद्दा है। हमने अभी बताया आपको कोई ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है देश के लिए और उस पर कानून बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें दोनों सम्मिलित रहते हैं, राज्य और केंद्र। ये एक हिंट की तरीके से काम करेगा। तो वन्य जीवों को संरक्षण कैसे देना है, जीव जंतुओं को कैसे बचाना है, कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो इस पे कड़ाई से कानून बनाया जाता है, इसलिए इसमें दोनों का प्रतिभाग रहता है। तो वन और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम इसको याद रख लेना है। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय रहता है, ठीक है। जानवर है, पक्षी हैं, जंगलों का संरक्षण है, सुरक्षा है उनकी, तो इनसे जुड़े कानून का निर्माण दोनों स्तर की सरकारें करती हैं, ये हम सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, कितना हो गया था, 9 नंबर तक, 10 नंबर हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका स्वच्छता व औषधालय। स्वच्छता व औषधालय यानी सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। तो जो स्वच्छता है, अस्पताल है, दवाएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सब की जो नीतियां हैं वो राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार भी बना सकता है, ये भी अधिकार अपने पास हो रखा है, तो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। उसके अलावा हो गया आपका कोई औद्योगिक विवाद है, मान लीजिए औद्योगिक विवाद यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, औद्योगिक विवाद है, जैसे फैक्ट्रियों में मालिक मजदूर के बीच कोई विवाद हो गया, हड़ताल हो गई, कोई ट्रेड यूनियन है उससे जुड़ा हुआ कोई मामला हो गया, तो उन पे संयुक्त अधिकार है केंद्र और राज्य दोनों का, ठीक है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो क्या है साथियों, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। उसको भी लिख लेते हैं, जनसंख्या नियंत्रण
नियंत्रण व परिवार नियोजन, ठीक है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो जो परिवार नियोजन है, जनसंख्या स्थिरीकरण है, कार्यक्रम है, इनकी नीतियां दोनों सरकार मिलकर बनाती हैं। आपको हमने बताया कि ये जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उसी के अंतर्गत ये भी आता है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी हमको दिमाग में रखना है एकदम से। उसके अलावा उसके अलावा हो गया आपका समाचार पत्र, समाचार पत्र या पुस्तक है, और मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो न्यूज़पेपर है या बुक्स है या प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, अखबार है, पुस्तक है, प्रिंटिंग प्रेस है, इन पर जब कानून बनाया जाता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, नियमन हो गया, इन सब पर जब कानून बनता है तो दोनों सरकारें सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बुक्स है, समाचार है, ये सब पढ़ने वाली चीजें हैं, इसलिए हमारी शैक्षिक दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है साथियों? उत्तराधिकार यानी सक्सेशन, उत्तराधिकार, ठीक है। जैसे मृत व्यक्ति की जो संपत्ति है वो उसके वारिस में कैसे बांटी जाएगी, इनसे जुड़ा जब कोई कानून बनता है तो दोनों सरकारें उसमें अपना संयुक्त रूप से रोल निभाती हैं, ठीक है। और विधि वृत्ति और चिकित्सा वृत्तियां, मतलब लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशंस, ठीक है, यानी वकील है, डॉक्टरों की योग्यता है, विधि विधि मतलब लॉ, ठीक है। तो विधि वृत्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला है, लीगल वाला मामला है जैसे वकील है, और जो चिकित्सा है यानी डॉक्टर से जुड़ा हुआ मामला है, इनके पंजीकरण है, कामकाज से जुड़े जो नियम है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर तय करती हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के फिर आगे बढ़ना है साथियों। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। इसमें काफी सारे विषय हैं। एक ऐसा विषय फिर से आ गया है जो आपके लिए डाउट क्रिएट करेगा, हम अभी क्लियर कर देते हैं। विद्युत, अभी हमने पीछे राज्य सूची के अंतर्गत पढ़ा था कि विद्युत पर कर, दोनों को हम क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए ये विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और राज्य सूची के अंतर्गत हम लोगों ने अभी पढ़ा था विद्युत पर कर, विद्युत पर कर यानी टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पर जो टैक्स है उसके बारे में जब कोई चीज बनती है जो टैक्स तय करता है वो राज्य सरकार तय करती है। लेकिन साथियों जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन है, वितरण है, प्रशासन है, इनसे जुड़ा कानून बनता है तो कौन बनाता है? तो वो अ, आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, दोनों मिलकर बनाते हैं। अगर आपके मन में डाउट है तो चलिए थोड़ा सा समय लेके हम इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए संविधान में दोनों बातों को अलग माना गया है, संविधान में दोनों को अलग माना गया है। कैसे? जब बिजली का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है या वितरण करना हो, कैसे बांटेंगे, कहां कहां कितना देंगे, या ट्रांसमिशन हो, फैलाव उसका, यानी उसका उत्पादन हो, वितरण हो, ट्रांसमिशन हो, उसका प्रबंधन हो, कैसे प्रबंधन करना है, तो ये चीजें जो है इस पे दोनों मिलकर काम करेंगे। इस पे दोनों करते हैं, कौन कौन से दोनों? केंद्र प्लस राज्य, इस पे दोनों करते हैं, इसलिए ये समवर्ती में आता है। समझ गए आप? जैसे बिजली का उत्पादन केंद्र भी करता है, जो उत्पादन है वो केंद्र भी करता है, एनटीपीसी केंद्र भी करता है, उसकी कंपनी है। राज्य भी करता है, जैसे राज्य विद्युत बोर्ड। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो केंद्र की संस्था भी बनाती है और राज्य का भी बनाता है, राज्य विद्युत बोर्ड। तो दोनों की सहभागिता हुई, तो जब दोनों की सहभागिता हुई तो ये किसका विषय हो जाएगा? समवर्ती का हो जाएगा। बिजली ग्रिड है, ट्रांसमिशन लाइनें हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर भी चलती हैं। तो राज्यों में वितरण
जब लाइट का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो वितरण होता है वो राज्य की एजेंसियों के द्वारा होता है। तो इसलिए बिजली संबंधी जब कोई नीतियां बनती हैं, प्रबंधन बनता है, तो दोनों मिलके काम करते हैं। लेकिन चूंकि अब ये वाला हम समझ लेते हैं जो राज्य में समझे थे, तो ये हम समझ गए दोनों का क्यों, क्योंकि उत्पादन से जुड़ा हुआ मामला हो, उसको फैलाना कैसे है, वितरण कैसे करना है, ट्रांसमिशन कैसे करना है, प्रबंधन कैसे करना है, ये दोनों मिलके काम करते हैं। उत्पादन केंद्र की संस्था भी करती है, राज्य की भी करती है। जैसे उदाहरण के लिए एनटीपीसी केंद्र की संस्था है, लाइट ये इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, और राज्य विद्युत बोर्ड भी है, सरकार का अपना बोर्ड भी है। हर एक राज्य का, उत्तर प्रदेश का अलग, राजस्थान का अलग, तो दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए ये समूर्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन जो टैक्स है, मान लीजिए लाइट बनी, तो लाइट का जो उपभोग है, जो बिजली का उपभोग है, वो तो राज्य का व्यक्ति ही करेगा। जो कंजम्पशन है वो तो एक स्थानीय गति है ना, स्थानीय गतिविधि है। राज्य सरकार अगर उत्तर प्रदेश की बनाएगी तो अपने उत्तर प्रदेश के निवासियों को देगी। ठीक है, कहने का मतलब उसका उपभोग का जो, वो लाइट सप्लाई कहीं भी कर सकता है, लेकिन जो उसका उपभोग का मामला है वो अपने अंतर्गत देखेगा, अपने राज्य के अंतर्गत। आप जिस राज्य में रहते हैं, बिजली उसी राज्य से प्राप्त होती है। आपको जब लाइट मिलती है वो आपके राज्य से प्राप्त होती है, तो इसलिए आपकी लाइट पर जो टैक्स लगेगा वो राज्य सरकार को देने की अनुमति है, जिससे राज्यों की आय बढ़ सके, बिजली वितरण के खर्च पूरे किए जा सकें, राज्य के अनुसार उनकी दरें निर्धारित किए जा सके, कितने रुपए यूनिट आपको देना होगा। इसलिए विद्युत पर जो टैक्स लगेगा वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। लेकिन जो विद्युत बनाने का काम है, उत्पादन, वितरण, ट्रांसमिशन, प्रबंधन, वो सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जब भी लिखा हो केवल विद्युत तो समवर्ती, अगर लिखा हो विद्युत पर कर, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो राज्य सूची। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है संपत्ति का अर्जन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, यानी एक्वाइजिशन एंड रिक्वेजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जो सरकारी कार्यों के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना या उपभोग में लेना, इनका कानून दोनों स्तर की सरकारें बनाती हैं, तो इसलिए ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, कारखाने या मजदूर संघ, कारखाने या मजदूर संघ, फैक्ट्रियों के नियम क्या रहेंगे, मजदूरों के अधिकार क्या रहेंगे, ट्रेड यूनियन की व्यवस्था कैसे रहेगी, ये सब चीजों से जुड़े जो कानून बनते हैं वो दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है न्याय अथवा प्रशासन, न्याय अथवा प्रशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, अदालतों की संरचना कैसे होगी, न्यायिक प्रक्रियाएं कैसी रहेंगी, अपीलों की व्यवस्था कैसे रहेगी, इन सबसे जुड़ा हुआ कानून दोनों मिलकर बनाते हैं, इसलिए ये समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा, बाट व माप, यानी वेट्स एंड मीजर, तौलने नापने के मानक, जैसे किलो है, लीटर है, मीटर है, ये सब दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। ठीक है, तो बाट और माप का जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है, इसको दिमाग में आप रखिएगा, न्याय वाला। ठीक है, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण। ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है साथियों। तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समवर्ती विषय, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय हैं, उनसे जुड़े हुए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय थे जो जिन पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो इतने दिमाग में रखना है, मुझे लगता है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 20 ही पढ़े इनके अंतर्गत, जबकि समवर्ती सूची में कुल कितने हैं, 52 विषय हैं। अगर हम लिख दें किसमें कितने हैं, गौर कीजिएगा। जो वर्तमान में अगर हम डेटा की बात करें, तो जो संघ सूची है इसमें 100 विषय हैं, और जो आपकी राज्य सूची है इसके अंतर्गत आपके 61 विषय हैं, और आपका जो समवर्ती सूची है
इसमें आपके 52 विषय हैं। लेकिन इनमें से जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, जहां से प्रश्न बनता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा जो बार बार प्रश्न पूछा गया है उसमें कुछ चीजें हैं, मान लीजिए जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, एक दो डिस्कशन अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम थोड़ा देख लेते हैं, दो चार। वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहां हम लोगों ने तीनों सूचियां कंप्लीट कर ली हैं। लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो बार बार प्रश्न पूछे गए, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिविल प्रक्रिया संहिता किसका विषय है, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। किसका है? समवर्ती सूची का है। इसी के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया कि आर्थिक नियोजन किसका है, समवर्ती सूची का है। विवाह और विवाह विच्छेद है, किसी को गोद लेना, हाँ ये लिख सकते हैं आप, गोद लेना, ये किसका है? ये भी समवर्ती का ही है। गोद लेना भी समवर्ती का ही है। और इसके अलावा समवर्ती का क्या है? शिक्षा, शिक्षा आपको याद रखना है। तो यही सारी चीजें हैं जो पूछा जाता है बार बार। और क्या पूछा गया साथियों? कृषि पर पूछा जा चुका है एक बार कि कृषि किसका विषय है। जो कृषि है हमारा वो राज्य में है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और पंचायती राज भी हमारा इसी में है, आप जानते हैं। पंचायती राज ये भी किसका है? राज्य का ही विषय है। और राज्य से जुड़ा क्या है? भूमि सुधार, क्योंकि जो लैंड से जुड़ा हुआ मामला है, भूमि से जुड़ा हुआ, वो राज्य के अंतर्गत है, तो ये भी उसी का हो जाएगा। रेलवे पुलिस, ये किसका है? ये भी राज्य सरकार का है। जबकि रेलवे किसका है? रेलवे संघ का है आपका। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो इनको आपको दिमाग में थोड़ा सा रखना है। बाकी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं साथियों। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर आपका है वो कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है आपकी अच्छी परीक्षाओं में। तो यहां तक हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं साथियों। अच्छे से तैयार कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और लिख कर रख लीजिए सामने। तो साथियों इस तरीके से हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं और उसे समझना शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा चैप्टर है, कुछ फैक्ट हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, हमारे संविधान से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं और वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक छोटा सा, इसके अंतर्गत हम थोड़े से कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा। उनको समझने के बाद हम इस क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो दो चैप्टर हमारे आज के भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथियों हमारे संविधान से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य। नंबर एक पर राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है साथियों, इससे जुड़े हुए फैक्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं जो प्रश्न बनते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये कहां से लिया गया है? तो जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसके शीर्ष की अनुकृति है। ये क्या है? अशोक, अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृत है। तो जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसका जो शीर्ष है उसकी अनुकृत है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। हम जानते हैं अशोक के चिन्ह वाला है। ये कहां पर है? ये जो स्तंभ है ये कहां पे है? सारनाथ में है। ये कहाँ है? सारनाथ में है। और क्या पॉइंट पूछा जाता है? देखिए, जो इसका सिंह स्तंभ है इसमें चार शेर खुले मुंह करके एक दूसरे की तरफ पीठ अपना जोड़े हुए उकड़ू बैठे हुए हैं चारों दिशाओं में। ये एक प्रश्न बनता है। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसके दो भाग हैं। दो भाग कौन कौन से? एक तो है शीर्ष आपका, जो ये सिंह वाला हो गया, और दूसरा है आधार। देखिए, आधार पर सत्यमेव जयते लिखा है, जहां से प्रश्न बनता है केवल हम वही बात कर रहे हैं। जो इस चिन्ह का आधार है नीचे का है उस पे लिखा है सत्यमेव
जयते ये लिखा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये जो सत्यमेव जयते है ये किस लिपि में लिखा गया है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। ये सत्यमेव जयते जो है शब्द, ये लिया कहां से गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा अशोक स्तंभ की जो ये शीर्ष की अनुकृति है, इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया कब गया? तो इसको अपनाया गया कब साथियों? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना है। राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। दो भागों में है, शीर्ष और आधार। जो शीर्ष है उसके अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है, ठीक है। शीर्ष पर क्या है साथियों? तो इसका जो शीर्ष है उस पर शेर को दिखलाया गया है। तो जो शेर दिखाया गया है उस पर, शीर्ष पर शेर है, ये किसका प्रतीक है? तो जो शेर है वो प्रतीक है साहस और शक्ति का। साहस और शक्ति का प्रतीक है। शेर हमेशा साहस शक्ति का ही प्रतीक होता है। और बाकी आधार पर सत्यमेव जयते लिखा है। और चक्र के दाईं ओर एक बैल भी है, वो भी अंकित है, जो कठिन परिश्रम और स्फूर्ति का प्रतीक है। और बाईं तरफ घोड़ा है जो गति का प्रतीक है। तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है जो सत्यमेव जयते आधार पर लिखा है वो किस लिपि में है? देवनागरी लिपि। कहां से लिया गया सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। ये राष्ट्रीय चिन्ह हो गया साथियों। दूसरा जो खास पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज। इंडियन फ्लैग जो है हमारा, इसका प्रारूप कब अपनाया गया? तो इसका जो प्रारूप है, कब अपनाया गया साथियों? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इसका प्रारूप अपनाया गया, ठीक है। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें समान अनुपात में तीन पट्टियां हैं, हम सभी जानते हैं। सॉरी, यहां से तीन पट्टियां हैं। कौन कौन सी हैं इसमें? केसरिया, फिर सफेद, और उसके बाद में कौन सा है? हरे रंग की, ठीक है। तीन पट्टियां हैं। तो जो सबसे ऊपर है ये गहरा केसरिया। ये जो गहरा केसरिया है ये किसका प्रतीक है? तो ये साथियों है आपका शौर्य का, शौर्य और त्याग का, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। ये जो सफेद है साथियों, ये सफेद किसका प्रतीक है? तो जो सफेद रंग है बीच में, ये आपका सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। और जो हरा रंग है साथियों, ये किसका प्रतीक है? तो जो ये हरा रंग है नीचे, वो आपका जीवन और समृद्धि का, जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। अब ये जो बीच में जो सफेद रंग है, सफेद रंग वाली पट्टी, इसी में क्या है? नीले रंग का एक चक्र है। ये जो पट्टी है ये वाली सफेद वाली, इसी में बीच में नीले रंग का एक चक्र है। और जो ये चक्र है इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 हैं। 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां हैं इसमें। अशोक चक्र है। ये किसका प्रतीक है? धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की तरफ ले जाने की प्रेरणा देता है ये, ठीक है साथियों। इससे और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है? ध्वज का अनुपात। इसका अनुपात प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज्यादा। इसका अनुपात क्या है? इसका अनुपात है आपका लंबाई तथा चौड़ाई में, लंबाई तथा चौड़ाई में क्या है? 3:2।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ऑप्शन मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2:3 लिखा होगा, दो इधर होगा, तीन इधर इधर होगा। 2:3, 3:2, 4:3, 1:3 ऐसे करके देगा, तो आपको 3:2 याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न जो बनते हैं राष्ट्रीय ध्वज से वो थे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान हमारा, ठीक है। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको कब इसको लिखा गया? तो साथियों, इसको लिखा गया, कब लिखा गया? तो ये साथियों लिखा गया था 1911 में। किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। और इसको गाया कब गया? ये साथियों गाया कब गया? 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 में। कहाँ गाया गया? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस के कहाँ का अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक है। इस राष्ट्रीय गान को कहाँ पहली बार गाया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था, ठीक है। इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया कब गया? राष्ट्रगान के रूप में अपनाया कब गया? तो साथियों, ये राष्ट्रगान के रूप में हमारे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आपका है, जो राष्ट्रीय गान है ये, इसका प्रकाशन कब हुआ? राष्ट्रीय गान का प्रकाशन पहली बार कब हुआ? तो प्रकाशन इसका पहली बार कब हुआ सर्वप्रथम, ठीक है, ये सर्वप्रथम ध्यान रखना। सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये हुआ था 1912 में। किसमें हुआ था? एक पत्रिका थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। किस नाम से हुआ था? भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से, ठीक है साथियों। ये हो गया। इसके गाने का जो अवधि है, इसको गाने की जो समय है, गाने का समय वो कितना है साथियों? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड इसके गाने का समय है। इसका जो हमारा ये राष्ट्रगान है, इसको अंग्रेजी में इसका अनुवाद कब हुआ? तो उसको भी लिख लेते हैं, अंग्रेजी रूपांतरण। अंग्रेजी रूपांतरण। इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो 1919 में हुआ। किसने किया? रविंद्रनाथ जी ने ही किया। किस नाम से किया? तो इसका किस नाम से किया इन्होंने? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इस नाम से इन्होंने अंग्रेजी रूपांतरण किया, ठीक है, इस शीर्षक से। देखिए, इस संपूर्ण गीत में, ये जो गीत है इसमें कुल 5 पद हैं। इसमें कुल 5 पद हैं। यहां पे लिख लेना, इस गीत में कुल 5 पद हैं, ठीक है।
लेकिन इसका जो प्रथम पद है, लेकिन इसके प्रथम पद को, जिसमें 13 पंक्तियां हैं, को ही राष्ट्रीय गान के रूप में गाया जाता है। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो राष्ट्रीय गान का ये जो कंप्लीट गीत है उसमें कुल कितने पद हैं, तो कुल इसमें 5 पद हैं साथियों। कितने हैं? 5 पद हैं। लेकिन इसका जो प्रथम पद है, इसमें जो 13 पंक्तियां हैं, केवल उनको ही राष्ट्रगान के रूप में मान्यता है, वही केवल गाई जाती हैं। ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। अब साथियों नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत हमारा किसने लिखा था? किसने लिखा साथियों? लिखा किसने? बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र जी ने, ठीक है, इसको लिखा था। ये कौन थे? ये बंगला साहित्यकार थे। ये बंगला साहित्यकार थे, इन्होंने ही इसको लिखा था। ठीक है। रचना इसकी हुई कब? तो रचना साथियों इसकी कब हुई? सितंबर 1874 में हुई थी। ठीक है। सितंबर 1874 में इसकी रचना हुई। देखिए इसके भी संपूर्ण गीत में 5 पद हैं, लेकिन पहला जो पद है उसी को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है। कुल 5 पद, इसमें भी कुल 5 पद, लेकिन प्रथम पद को राष्ट्रीय गीत की मान्यता। ठीक है। हो गया पॉइंट ये भी। नेक्स्ट क्या है इसका पॉइंट? गाया कब गया? हम्म, गाया कब गया? तो जो ये राष्ट्रगीत है, ये सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया था। ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन में ही ये गाया गया था साथियों। इसकी अवधि, हाँ अवधि का भी प्रश्न बनता है। गायन अवधि क्या है? तो साथियों इसके गायन अवधि है कुल 65 सेकंड, या कह सकते हो 1 मिनट 5 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है जो हमारा राष्ट्रगीत है वो 65 सेकंड में है, और जो हमारा साथियों राष्ट्रगान है वो कितने सेकंड में है? वो 52 सेकंड में है। ठीक है। तो ये थे कुछ राष्ट्रगीत से संबंधित मुख्य फैक्ट। नेक्स्ट है साथियों राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है। इससे बहुत प्रश्न नहीं आता है। देखो जो समय की गणना है, काल की गणना है, उसके लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर है हमारा, लेकिन उसके साथ ग्रेगोरियन कैलेंडर तो है ही, उसके साथ संपूर्ण भारत के लिए राष्ट्रीय पंचांग जो है हमारा, जो राष्ट्रीय पंचांग है, इसको मान्यता कब मिली, इसको अपनाया कब गया संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया कब गया? 22 मार्च
1957 को अपनाया गया। ये फैक्ट है, जहां से प्रश्न बनता है, इसलिए हम एक साथ लिखाए दे रहे हैं। एकदम फैक्ट, फैक्ट टू द पॉइंट को अपनाया गया, ठीक है। जो ये राष्ट्रीय पंचांग है, इसको संपूर्ण भारत के लिए कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, ठीक है। या कह सकते हो शक संवत 1879 को अपनाया गया, ठीक है। ये शक संवत पर आधारित है, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, शक संवत 1879, ठीक है। ये शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग आपका, इसमें नहीं, राष्ट्रीय पंचांग जो है ये आपका शक संवत पर आधारित है, ठीक है। शक संवत पर आधारित है ये। और साथियों, इसके अनुसार ये जो पंचांग है, इस पंचांग के अनुसार, इस पंचांग के अनुसार क्या क्या डेटा है? इसके अनुसार 12 महीने होंगे इसमें भी, ठीक है। और सामान्य वर्षों में 365 दिन। और इसके अलावा अगर लीप वर्ष है तो उसमें कितने, एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन, ठीक है। इस पंचांग के अनुसार जो प्रथम महीना है, वो साथियों कौन सा है? इसका जो प्रथम, जो प्रारंभ जहां से होता है, इस वर्ष का जहां से प्रारंभ होता है, वो है चैत्र, ठीक है। और इसका अंतिम कौन सा है? फाल्गुन। अंतिम कौन सा है? फाल्गुन है, इसको ध्यान रखना है। अब ये जो तिथि है, इसका जो चैत्र प्रथमा तिथि है इसकी, चैत्र से प्रथम तिथि इसकी स्टार्ट होती है, जो कि ग्रेगोरियन की बात करें, अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, तो सामान्य वर्ष की बात करें तो 22 मार्च को स्टार्ट होता है, ठीक है। और लीप वर्ष की अगर बात करें तो उसमें 21 मार्च को पड़ता है ये जाके। इसके अनुसार देखिए, जो 12 महीने हैं इसके, हमने अभी ये समझा 12 महीने हैं। 12 महीने कौन कौन से हैं? लिखाते नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम बोल देते हैं, आपको जरूरी तो लिख लीजिए। देखिए, चैत्र, चैत्र, दूसरा है बैसाख, तीसरा है ज्येष्ठ, चौथा है आषाढ़, पांचवा है श्रावण, छठा है आपका भाद्रपद, सातवां है आपका अश्विन, आठवां है आपका कार्तिक, नवां है आपका अग्रहायण, 10वां आपका है पौष, 11 है आपका मार्गशीर्ष, और 12 है आपका फाल्गुन, ठीक है। ये 12 महीनों के नाम हैं। अब साथियों, इसके अलावा अन्य प्रतीक चिन्ह, कुछ प्रतीक चिन्ह है हमारे, कुछ अन्य प्रतीक चिन्ह, ठीक है। हम लोगों ने 5 फैक्ट याद कर लिए थे, 6 फैक्ट याद करते हैं अब हम। देखिए, हमारा, हम लोगों ने राष्ट्रगान समझ लिया, राष्ट्रगीत हो गया। राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है। अब बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है, राष्ट्रीय ध्वज गीत कौन सा है? हिंद देश का प्यारा झंडा, ठीक है। कौन सा है साथियों? हिंद देश का प्यारा झंडा। एकदम याद रखना है, यह प्रश्न पूछा जाता है, हिंद देश का प्यारा झंडा लिख लेते हैं हम। हिंद देश का प्यारा झंडा। नेक्स्ट क्या है? एक राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है? तिरंगा है, वो हम सभी जानते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सक्संवत पे है। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है साथियों? तो राष्ट्रीय पुष्प है हमारा कमल, ठीक है। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपका? राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है पैंथर टाइग्रिस, पैंथर टाइग्रिस, ठीक है। उसके बाद आपका राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राष्ट्रीय पक्षी है मयूर या मोर,
मयूर या मोर। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका पावो क्रिस्टेसस। पावो, ये जरूर नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्रिस्टेसस। और साथियों, आपकी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है, आप जानते हो। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? बरगद। उसके बाद वृक्ष के बाद अगर आप फल की बात करें तो कौन सा है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वो है साथियों आपका आम। ठीक है, नेक्स्ट। फल हो गया। फल के बाद में हमको याद रखना है राष्ट्रीय नदी साथियों। इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। अब जो हम बोलने जा रहे हैं प्रश्न, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखिएगा। राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है आपका? तो राष्ट्रीय दस्तावेज हमारा कौन सा है? श्वेत पत्र। इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सा है? श्वेत पत्र। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय वाक्य हमारा कौन सा है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट साथियों, राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है हमारी? राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी है? तो वो है हमारी गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष। ठीक है। उसके बाद में फैक्ट पूछा जाता है, राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो कौन सा है साथियों? तो वो है हमारा भारत रत्न। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय नारा कौन सा है? तो राष्ट्रीय नारा है हमारा साथियों कौन सा? श्रमेव जयते। श्रमेव जयते। उसके बाद में साथियों, राष्ट्रीय धर्म कौन सा है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे आप हिंदू नहीं लगा दीजिएगा जाके। कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, धर्म निरपेक्ष हैं हम। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं हिंदू धर्म लगा दीजिएगा आप, दिमाग में रखना है साथियों। उसके बाद में राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 15 अगस्त। राष्ट्रीय पर्व कौन सा है हमारा? 15 अगस्त। ठीक है, राष्ट्रीयता क्या है हमारी? तो राष्ट्रीयता है हमारी साथियों भारतीय। ये कुछ ऐसे प्रमुख तथ्य थे हमारे संविधान से जुड़े हुए, जिनसे प्रश्न बनता है, तो हमने इसी वीडियो में इनको कवर कर दिया है। ठीक है साथियों, इनको आप लिख लीजिए, एक दो बार देख लीजिएगा, अधिकतम चीजें आपको आती होंगी। कुछ चीजें हैं, मान लीजिए जैसे ये पशु पक्षी, ये सब एक बार ये वाला नाम आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा ये बाघ तो आप लगा ही लोगे। और ये राष्ट्रीय दस्तावेज आपको श्वेत पत्र है, दिमाग में रखिएगा। राष्ट्रीय नारा क्या है? श्रमेव जयते। उसके बाद में साथियों, राष्ट्रीय धर्म क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू नहीं लगा दीजिएगा, या इस्लाम या मुस्लिम, कुछ भी, मतलब वो सब नहीं करना है। राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? 15 अगस्त है। राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। इसी के साथ साथियों, 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथियों हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको क्लासेस पसंद आती होंगी, और अगर पसंद आती हैं तो कमेंट में आप एकदम जो चाहे लिख सकते हैं।
तो चलिए साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।